गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप सभी को लगातार वीडियो दी जा रही है जो आपके आने वाले एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आज हम क्लास 6 के सोशल साइंस लेकर आए हुए हैं। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लगाए गए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, यानी कि यहाँ से आपको 80-90% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, किस तरह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और चैनल से जुड़े रहें और दूसरे को भी जोड़ते रहें और आप लोग लगातार पढ़ाई अपना जारी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के सेट किए गए यहाँ पे। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो देखिए बहुवैकल्पिक प्रश्न में क्या है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर इन इंडिया। यानी कि भारत में जो ग्रामीण है, माने ग्रामीण मतलब गांव के लोग, तो भारत में ग्रामीणों का चीफ ऑक्यूपेशन मुख्य पेशा क्या है। तो भारत के जो गांव में लोग रहते हैं, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव का मुख्य पेशा क्या है? फिशिंग, मछली पकड़ना, या माइनिंग, खान जो खनिज से निकलता है, धातु है वो सब खनिज, या फार्मिंग या किसानी। तो हम लोग गांव में किसानी होता है, न कि सबके घर मछली पकड़ने का काम होता है, रोज़ दिनों रात वही काम करना है। और माइनिंग या खान सबके घर में लगा हुआ है, खनिज जो घर के अंदर से, खेत के अंदर से निकल रहा है, खान खनिज कैसा नहीं है। तो गांव में क्या है? किसानी का काम होता है, खेती का काम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द मेयर इज द हेड ऑफ। यानी कि मेयर हेड होते हैं क्या चीज़ के? मेयर किसे बोलेंगे? महापौर। तो किसके हेड होते हैं? विलेज पंचायत के, या ब्लॉक समिति के, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। तो मेयर होते हैं किसके हेड? तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। ठीक ना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब नगर पालिका। जैसे ग्राम पंचायत होता है ना, जैसे आप लोग का जिस पंचायत में आप पढ़ते होंगे, तो पंचायत का हेड होते हैं ना, जैसे मुखिया। तो वैसे ही नगर पालिका के हेड को हम लोग मेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, द बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज। यानी कि वर्ल्ड में, संसार में सबसे बिगेस्ट व्यस्त महासागर है। अब कौन है? तो इन तीनों में चूज करना है, पैसिफिक है, या इंडियन है, या अटलांटिक है। इन तीनों में कौन है सबसे बिगेस्ट ओशन? तो सबसे बिगेस्ट ओशन उससे संबंधित है जिसमें ओशन महासागर में बिजी का मतलब उससे संबंधित है जहाँ पे अधिक सारे शिप, आयात निर्यात, यानी कि जहाज़ों से जो माल इधर से जाना आना इस देश से उस देश। तो कौन महासागर में अधिक शिप जहाज़ें चलती हैं? तो अटलांटिक महासागर में। जैसा कि आप देखे होंगे, जो पृथ्वी का मैप होगा ये ग्लोब, तो इस ग्लोब में यूरोप है, फिर उसके बाद यहाँ अफ्रीका है, फिर इधर एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर इधर एशिया का पार्ट में जो इसे रूस पड़ जाते हैं, फिर इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका है। तो इधर के जो बीच वाला पार्ट है ना, ये अटलांटिक अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ पे बहुत सारे जहाज़ का आयात निर्यात होते रहते हैं जहाज़ों से। तो ये सबसे बिगेस्ट ओशन है। ठीक, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, द पल्लव किंग वीआर ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड। यानी कि पल्लव राजा जो थे, पल्लव वंश के जो राजा थे, वे लोग महान संरक्षक थे। अब क्या चीज़ का? तो आर्ट एंड म्यूजिक, या आर्ट एंड क्राफ्ट, या आर्ट एंड स्कल्पचर। तो इसमें म्यूजिक का, संगीत से कोई संबंध उन लोग का नहीं है, उतना नहीं। उन लोग क्राफ्ट से है, उन लोग का सबसे अधिक संबंध स्कल्पचर से है, यानी कि प्रतिमा से। कला और प्रतिमा के वो लोग संरक्षक थे। ठीक ना, प्रतिमा ने मूर्ति, उन लोगों के काल में बहुत सारे मूर्तियाँ बनाई गई हैं, मंदिरों का निर्माण हुआ है, ये सब चीज़। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ पे हम लोग थे? यहाँ पे समुद्रगुप्त। चलिए अब देखेंगे, अगला है समुद्रगुप्त, गुप्ता लिखे से गुप्त पढ़ेंगे, वाज द सन ऑफ। यानी कि समुद्रगुप्त बेटा थे। अब किन के बेटा थे? तो चंद्रगुप्त के, या विक्रमादित्य के, या कुषाण के। तो जो समुद्रगुप्त थे वो चंद्रगुप्त के बेटा थे। ठीक, समुद्रगुप्त वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेजुडाइस मीन्स। प्रेजुडाइस मतलब होता है मतभेद, भेदभाव तरह का। ठीक ना, मतलब जैसे किसी के साथ किसी का नहीं पटना, वो चीज़ मतभेद।
तो प्रेजुडाइस का मतलब क्या हुआ? ट्रस्ट, डिवर्सिटी या डिस्ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब भरोसा, किसी पे विश्वास भरोसा दे रहे हैं, तो मतभेद से हुआ नहीं, तो खारिज हो गया ऐसे ही। अगला है डिवर्सिटी। डिवर्सिटी विविधता हो गया, बहुत सारा प्रकार के, तो वो भी पॉजिटिव ही अवार्ड है, ये भी खारिज हो गया। और जो प्रेजुडाइस है मतभेद, उससे संबंधित है डिस्ट्रस्ट, यानी कि शक, संदेह। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला देखेंगे, ए मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का मैन मेड मॉडल है। अब पृथ्वी का मैन मेड मॉडल यानी पृथ्वी का मानव द्वारा निर्मित एक प्रारूप है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो मानव अपने समझ के लिए जो प्रारूप पृथ्वी का बनाए हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। जो ग्लोब से पता चलता है हाँ पृथ्वी इस तरह का गोल है, यहाँ पे ये एशिया है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे अटलांटिक है, तो यहाँ पे प्रशांत है, सागर महासागर, देश विदेश, रास्ता मतलब सब समझने के लिए पृथ्वी का एक छोटा रूप जिसे हम ग्लोब बोलते हैं, अपने पढ़ने समझने जानने के लिए बनाए हुए हैं। तो ये मैन मेड चीज़ है जो ग्लोब बना हुआ है, तो ये चार्ट और मैप नहीं बल्कि ग्लोब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फेमस कॉमेट, यानी कि सबसे अधिक मशहूर कॉमेट कौन सा है, इसमें बताना है। कॉमेट मतलब धूमकेतु, तो हेली धूमकेतु, हेली कॉमेट यानी कि हेली धूमकेतु। ठीक, यहाँ पे बियर गैलेक्सी दिया तो नहीं होगा, हेली धूमकेतु। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के सेट किए हुए हैं। अब देखिए हम आ गए हैं अगले पेज पे, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बी नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। द टू ग्रेट एपिक आर, यानी कि दो महान महाकाव्य, एपिक ग्रंथ महाकाव्य, तो आर महाभारत एंड रामायण। ये दो महाकाव्य का नाम डालना है, तो यहाँ पर डाला हुआ है महाभारत एंड रामायण, दो महाकाव्य हैं, ग्रंथ हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे ब्लैंक है शुरू में, उसके बाद है, इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ऊंचा चोटी है, कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। याद रखेंगे, विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय रेंज पर है, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर फॉरेस्ट इज द होम ऑफ, यानी गिर जो जंगल है वो किसके लिए है? तो एशियाटिक लायन, यानी कि एशियाई शेरों का घर है। गिर फॉरेस्ट इज द होम ऑफ एशियाटिक लायन, यानी कि एशियाई शेरों का घर गिर फॉरेस्ट है, गिर जंगल है। ठीक, गिर कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो लिखा है, बिम्बिसार बिल्ट हिज कैपिटल एट, यानी बिम्बिसार, इसे बिम्बिसार पढ़ेंगे, बिम्बिसारा नहीं। ठीक, याद रखेंगे, ये मनुष्य का नाम है जो हमारे इतिहास के एक राजा हुआ करते थे ये। तो बिम्बिसार का राजधानी बना था, या बिम्बिसार का राजधानी बनाए थे कहाँ पे? तो राजगृह। कहाँ पे? राजगृह। ठीक, राजगृह जो आप राजगीर के नाम से आज जानते होंगे, नालंदा में पड़ता है, बिहार शरीफ जिले के अंतर्गत बिहार के। तो राजगृह पहले था, राजगृह से राजगीर हो गया, राजगृह से फिर राजधानी चेंज होकर इन लोगों का आया था, फिर पटना पाटलिपुत्र में आया था। ठीक, तो वहीं पटना, जैसे पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, उसके पुराना जो राजधानी लोग का राजगृह हुआ करता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो दिया है, देयर आर, अब उसके बाद यहाँ पे फिल ब्लैंक है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन, यानी कि मध्यवर्ती दिशाएं, तो कितने? तो 4, 4 मध्यवर्ती दिशा हैं। ठीक, जनरली क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, व्हेन द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन इज कॉल्ड, यानी कि व्हेन द अर्थ, जब पृथ्वी, नियरेस्ट टू द सन, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक जाती है तो कहा जाता है परहेलियन, सूर्य समीपक। क्या बोलेंगे हिंदी में? सूर्य समीप, माने समीप, उसके पास में आना। तो आप लोग हिंदी से बेहतर है कि इंग्लिश याद रखिएगा कि जब पृथ्वी सूर्य के पास जाएगी तो उस काल को, उस क्रिया को वहाँ पे क्या कहेंगे? उस चीज़ को हम वहाँ पे परहेलियन, क्या कहेंगे? परहेलियन। बस इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा। और जब सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होगा तो उसको हम बोलते हैं अपहेलियन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टोन एज, यानी कि पाषाण युग में, मैन डिपेंड ऑन, अब किस पे? ब्लैंक है यहाँ पे, फॉर फूड, यानी कि पाषाण युग में भोजन के लिए मानव आश्रित होते थे, डिपेंड होते थे किस पे? तो नेचर, प्रकृति पे, यानी कि प्रकृति से जो पेड़ पौधों से कंदमूल फल जड़ जो भी मिला खा पीकर अपना जीकर अपना चलाते थे जीविका यहीं करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द हेड ऑफ रिपब्लिक वाज कॉल्ड, गणराज्य के हेड को क्या कहते हैं? हम तो राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइट टू एक्सप्रेस वंस चॉइस ऑफ वोट इज कॉल्ड। दिया हुआ है कि अपनी पसंद, वन चॉइस, कोई अपने पसंद का वोट देने के अधिकार को क्या कहते हैं हम, तो सफरेज बोलते हैं, यानी कि मताधिकार बोलते हैं, सफरेज। ठीक, क्या बोलेंगे, मताधिकार, यानी कि मत देने का अधिकार है हमें है। हम अपने पसंद को, जिसको मन करेगा उसको हम अपना वोट देंगे, अपना मत देंगे। ठीक, यही। नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। क्या लिखा है कि सही के लिए टी एंड और गलत कथन के लिए एफ लिखें। तो चलिए अब लिखेंगे, देखेंगे क्या है। थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं इसे, हाँ, एक बार में पूरा का पूरा आ जाएगा। इसको भी ऊपर कर ले रहे हैं। चलिए, तो पहला यहाँ पे है चाणक्य वाज अल्सो कॉल्ड कौटिल्य। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक, तो हाँ, ट्रू, सही है। नेक्स्ट है द संगम लिटरेचर वाज इन तमिल लैंग्वेज, यानी संगम साहित्य तमिल लैंग्वेज में है, तमिल भाषा में था। तो हाँ, सही है नहीं था। ठीक, ट्रू। नेक्स्ट है द पटवारी इज ऑल्सो नॉन एज लेखापाल। पटवारी को लेखापाल भी जाना जाता है। तो हाँ, ट्रू, सही है। पटवारी और लेखापाल दोनों एक ही होता है चीज़। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ अवंती वाज उज्जैन। अवंती का राजधानी उज्जैन था। तो सही है, ट्रू। उज्जैन कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट है ये सब जो क्वेश्चन है, अवंती, उज्जैन, ये सब जो हमारे इतिहास, पुराने इतिहास जिसे बोलते हैं एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, उस समय के सारे क्वेश्चन है। ठीक ना, कुछ समय कौन, मतलब जो जिस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय के सारे क्वेश्चन ये सारे हैं। द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, यानी मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि पृथ्वी का केवल इकलौता एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। कौन, तो चंद्रमा। द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। तो हाँ, सही है, ट्रू, सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रॉन्ज वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। तो फॉल्स दिया हुआ है यहाँ पे कि आदि मानव, यानी उस समय के जो व्यक्ति थे, मानव थे, उनके द्वारा ब्रॉन्ज यानी कांसा पहला धातु था जिसे उपयोग किया गया था। तो नहीं, गलत हो गया, पहले तांबा यूज हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है डिवर्सिटी एड टू वैरायटी एंड लसर ऑफ लाइफ। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न यहाँ पे कि विविधता, डिवर्सिटी एड टू वैरायटी ऑफ लसर ऑफ लाइफ, यानी विविधता जीवन के चमक को जोड़ती है। तो विविधता जीवन के हर प्रकार के चमक लसर को साथ जीवन से जोड़ती है। यानी विविधता मतलब जैसे कि अलग अलग तरह के चीज़ें हैं, कि कोई चीज़ यहाँ ये चीज़ पाया गया, वहाँ ये चीज़ पाया गया। ठीक ना, तो वो चीज़ है। तो विविधता, जितना अधिक विविधता रहेगा हर तरह के, उतना जीवन में अधिक बदलाव आएगा, ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ अगला प्रश्न मैच द फ्लोइंग, निम्नलिखित को मिलान करें। इससे पहला दिया है मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम का संबंध किससे है, तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर भी टिक करने के लिए सही तरीके से दिया हुआ है, यहाँ से टिक भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए और मिलाइए। तो मछली कटिकम किससे संबंधित है, तो ई नंबर शूद्रक से। पंचतंत्र दिया हुआ है दूसरा कि पंचतंत्र किससे संबंधित है, तो पंचतंत्र सी नंबर देखिए विष्णु शर्मा से। पंच कौन लिखे हैं, विष्णु शर्मा लिखे हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम किससे संबंधित है, तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास लिखे हैं, सारे बुक ग्रंथ हैं। ठीक, पुस्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दिया है क्या चीज़, तो कहाँ पे था ये कृतार्जुनियम। कृतार्जुनियम किसका लिखा हुआ है, तो ये भारवी जी का लिखा हुआ है। सब 6ठी शताब्दी, सब प्राचीन इतिहास क्वेश्चन यहाँ पे उठकर पुटअप किए गए हैं। नेक्स्ट है बृहत संहिता। बृहत संहिता किनका लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे बराहमिहिर का लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद है नगर पालिका। नगर पालिका किनका है, तो देखिए यहाँ पे है मिडिल साइज टाउन। नगर पालिका मिडिल साइज टाउन से संबंधित है। नेक्स्ट है यानी कि जब प्राचीन काल में
जो मध्य स्तरीय जो शहर होते हैं उनको नगर पालिका बोलते थे, उससे संबंधित है ये बुक से नहीं। नेक्स्ट है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कौन थे ये? तो देखिए ह्वेनसांग के बारे में दिया हुआ है, चीनी पिलग्रिम यानी चीनी यात्री थे ये, जो चीन के थे, जो भारत में आए थे भारत दर्शन के लिए, भारत से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भारत के बारे में जानने के लिए। आगे है कुषाण। अब कुषाण क्या हैं? तो देखिए यहाँ पर दिया है कनिष्क, कुषाण का संबंध कनिष्क है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरह क्वेश्चन सेट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फ्लोइंग। निम्नलिखित को डिफाइन करना है, विवरण प्रस्तुत करना है। जैसे कि लू है, वेदर है, मैंगो सुअर है, क्लाइमेट है, सेंचुरी है, डेमोक्रेसी है, डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक, तो लू क्या होता है? लू से आप लोग वाकिफ़ होंगे, जिसको हम अपनी भाषा में लू बोल देते हैं। तो लू जो गर्मी के महीनों में गर्म और तेज़ हवाएं चलती उसी को लू बोलते हैं, जो कि यहाँ पर दिया है। ए हॉट एंड ड्राई विंड विच ब्लो इन नॉर्थ इंडिया कॉल्ड लू। ए हॉट एंड ड्राई विंड यानी कि गर्म और सूखी हवा, एकदम पूरा शुष्क हवा, विच ब्लो इन नॉर्थ इंडिया, जो भारत के उत्तरी भारत में बहता है, उसी को हम लोग लू बोलते हैं। लू इसी को कहते हैं। ठीक, जो गर्मी के दिन में पूरा शुष्क और गर्म हवा, तेज हवा बहता है। अभी जैसे ठंडे का मौसम है, ठंडा में एकदम नमी वाला हवा बह रहा है, लग रहा है कि इसमें नमी का मात्रा है, पानी का मात्रा है, इस तरह का हवा है, पर उस समय शुष्क रहता है। ठीक, नेक्स्ट है वेदर, मौसम। तो वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वातावरण, वायुमंडल के एक छोटे से पीरियड, छोटा सा हिस्सा, छोटे टाइम पर कंडीशन जो बदलते रहता है, चेंजिंग होता है, उसका स्थिति को हम लोग वेदर बोलते हैं। वातावरण के छोटे पीरियड के समय को, अवधि के स्थिति को हम लोग वेदर बोलते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए हम सुबह 6 बजे जगे तो थोड़ा ज़्यादा ठंडा लग रहा है, 8 बजे थोड़ा कम हो गया, 10 बजे हल्का और कम हो गया, 12 बजे थोड़ा धूप निकल गया, मौसम थोड़ा अलग चेंज हो गया, शाम तक फिर ठंडा हो गया, मौसम फिर बदल गया। तो बार बार जो मौसम बदलते रहता है, एक दिन में 3, 4, 5 बार, 10 बार, उसी को वेदर बोलते हैं। और आगे जो क्लाइमेट बोलते हैं, जो हमेशा लगता है कि जाड़ा आया है, अक्टूबर से चालू हो गया, 3 महीने 4 महीने जाड़ा रहेंगे, तो एक हो गया आपका कि मौसम, ये आपका सीजन हो गया। ठीक, नेक्स्ट है मैंगो सुअर। क्या आगे देखेंगे? द प्री मानसून विंड्स आर कॉल्ड मैंगो सुअर इन इंडिया। इन इंडिया का केरला, इन इंडिया इन केरला, यानी कि भारत में केरला में क्या होता है मैंगो सुअर? तो प्री मानसून, मानसून आने से पूर्व या मानसून आता है उसी समय जब हवा बहता है, उस समय के हवा को हम बोलते हैं आम्र वर्षा। कहाँ बोलते हैं? केरला में बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्लाइमेट, जलवायु। देखिए आ गया वो जो क्लाइमेट, जो लंबे समय तक चलेगा, वो यहाँ पे भी दिया। क्लाइमेट इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एटमॉस्फेयर के लंबे समय के अवधि के स्थिति को क्लाइमेट कहते हैं, यानी कि वायुमंडल के लंबे समय का जो अवधि होता है, जो लंबा समय तक, आज भी ठंडा का मौसम है, कल भी ठंडा, परसों ठंडा, 1 महीना ठंडा, 2 महीने ठंडा, 3 महीने ठंडा ही पड़ रहा है, उसके बाद 3-4 महीने बाद फिर गर्मी पड़ेगा, 3-4 महीने बाद बरसात आएगा, सब क्लाइमेट हो गया। ठीक, तो लंबे समय तक के हालात को, स्थिति को क्या बोलते हैं? हम क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक, छोटे समय में तुरंत बदल रहा है, उसको वेदर बोलते हैं। नेक्स्ट है सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है? अभयारण्य होता है। अभयारण्य क्या होता है कि जहाँ पे पशु लोग को रखा जाता है, जंगली जानवरों को जो लुप्त हो रहे हैं, उनको बचाव अभियान द्वारा रखा जाता है, उन लोग को बचाने की प्रक्रिया चालू रहती है। जैसे कि शेर को, बाघ को, हर चीज़ का, हर जंगली जानवर जो है लुप्त हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए सेंचुरी अभयारण्य बनाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर दिया है ए सेंचुरी इज ए रिजर्व्ड एरिया फॉर द प्रिवेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ, थोड़ा छोटा कर लेना है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ, बस ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, उतना ही कि जितना में हम लोगों का काम निकल जाए। ठीक ना? चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इसको ऊपर खसका ले रहे हैं। चलिए ऊपर आ जा। हाँ, ऊपर आ गया ये। चलिए देखिए, ये सेंचुरी इज ए रिजर्व्ड एरिया, जो अभयारण्य है एक आरक्षित जगह है, एरिया है, क्षेत्र है, फॉर द प्रिवेंशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्रिवेंशन, बचाव के लिए और विकास के लिए, ठीक, निवारण के लिए और उनको विकास के लिए, ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी लुप्त प्राय प्रजातियों के बचाव के लिए और विकास के लिए, उनका निवारण के लिए जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं, उन्हीं को हम सेंचुरी यानी कि अभयारण्य बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किसे बोलते हैं?
राजतंत्र या लोकतंत्र, तो डेमोक्रेसी मीन द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। देखिए, डेमोक्रेसी लोकतंत्र उसे बोलते हैं कि लोकतंत्र क्या है, तो लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए एक सरकार यानी शासन है, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या है? लोगों का, मतलब जैसे हम लोग आम जनता हैं तो हम लोगों का है, पर हम लोगों के द्वारा ही है, और हम लोगों के, हम ही लोग में से शासन करते हैं। यानी कि जैसे कि हम ही लोग आम जनता हैं, हम ही लोग में से कोई व्यक्ति चुनाव के लिए खड़े हो गए और वो जीत गए, तो अब लोग हम ही जैसे आम आदमी थे और हम ही लोग को अब शासन करेंगे और उनको हम ही लोग मिल के जिताएँ वोट देकर। तो वही चीज़ है डेमोक्रेसी लोकतंत्र कि लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है? भेदभाव। तो इसका अर्थ है कि द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग समबडी और ए प्रैक्टिस ग्रुप इन सोसाइटी लेस फेयरली देन अदर्स। यानी कि मतभेद का जो शब्द है, इसका अर्थ ये हो रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा या किसी विशेष समूह वर्ग द्वारा किसी दूसरे के साथ गलत बर्ताव किया जाए, उसी को हम डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव बोलते हैं। उसको अनदेखा किया जाए किसी जाति समूह वर्ग द्वारा कि नहीं, इससे नहीं, ये वो चीज़ है, ये हम हैं, वो हैं, ये मतभेद का भावना हो गया। ठीक, उसी को डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के प्रभाव क्या हैं? माइग्रेशन मतलब क्या होता है? पलायन, प्रवासी, जो यहाँ से वहाँ प्रवासी हैं, यानी कि दूसरे जगह से आकर के यहाँ पे बस गए हैं, प्रवासी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं कमाने उमाने के लिए, तो वहाँ पे गए, वहाँ पे कुछ दिन तक रह गए, वहाँ के प्रवासी बन करके। ठीक, तो माइग्रेशन द रूरल पीपल टू अर्बन एरिया पुट हेवी प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द सिटी। यानी कि जो देहात के लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, वो शहर की तरफ प्रवास होते हैं, शहर की तरफ बढ़ते हैं। हेवी प्रेशर टू द रिसोर्सेज ऑफ द सिटी, शहरों की जो संसाधनों की तरफ दबाव में पड़कर जो शहर की तरफ जाते हैं लोग, शहरी क्षेत्र में, वही माइग्रेशन है। द माइग्रेंट मोस्टली आर टू पुअर, थोड़ा मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे नोट हो गया है। द माइग्रेंट मोस्टली आर टू पुअर टू रेंट परमानेंट हाउस। और वो लोग क्या करते हैं? प्रवासी लोग थी जो अधिक गरीब भी होंगे, कितने प्रवासी जाकर वहाँ बसेंगे, और वो लोग एक रेंट पे, अपने किराए पे मकान लेकर, घर लेकर रहेंगे वहाँ पे। दे सेटअप सेंटी टाउन्स कॉल्ड स्लम, और वहाँ पे गरीब लोग का जो बस्ती बस जाती है, ठीक, उसी को हम स्लम बोलते हैं। स्लम को ऐसा हिंदी भी होता है, गंदी बस्ती, स्लम एरिया, यानी जो उसमें रूरल लोग रहते हैं। स्लम आर ए मेजर बर्डन ऑन सिटी रिसोर्सेज, स्लम आर मेजर बर्डन ऑन सिटी रिसोर्सेज, और शहरों के संसाधनों का एक प्रमुख बर्डन है, बोझ है स्लम। ठीक, चलिए, ये सारे क्वेश्चन थे। अब आगे है जो क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। शहर के महत्व को डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो देखिए क्या है महत्व। तो फॉरेस्ट प्यूरिटी इन्वायरमेंट बाय गिविंग ऑक्सीजन एंड टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो जंगल क्या करते हैं कि वातावरण को प्यूरिफाई करते हैं, यानी साफ़ करते हैं, प्यूरिटी नहीं प्यूरिफाई है, साफ़ करते हैं, और हमें साफ़ करके हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोशन, यानी कि मृदा अपरदन को रोकते हैं। प्रोवाइड होम टू बर्ड एंड एनिमल, और जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए घर भी प्रोवाइड करते हैं, आश्रय देते हैं, क्योंकि पक्षी और जानवर जंगल में रहते हैं, जंगल कटते जाएंगे तो पक्षी का निवास उजड़ जाएगा, साथ में जंगली जानवरों का भी निवास उजड़ जाएगा। नेक्स्ट है रिड्यूस फ्लड एंड विंड फोर्स, यानी कि फ्लड जो बाढ़ है, बाढ़ को भी पेड़ पौधे रोकते हैं। अगर आप देखे होंगे कि रोड के साइड में पेड़ लगाए जाते हैं, नहरों के साइड में पेड़ लगाए जाते हैं, तो नहरों के साइड में जब पेड़ रहते हैं तो नहर के साइड के मिट्टी को, पेड़ों के जड़ उन्हें बांध कर रखते हैं, खिसकने नहीं देते हैं। ठीक, और उसके बाद इंक्रीज रेनफॉल,
रेनफॉल क्या होता है, यानी कि बारिश अत्यधिक होती है। जब जंगल जितना अधिक होंगे तो बारिश उतनी अधिक होगी। नेक्स्ट है दे प्रोवाइड वुड टिम्बर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट, और हमें ये लोग जंगल जो हैं ये लकड़ी भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक, फर्नीचर भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सब जंगल से हमें फ़ायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के बनावट को डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो जैसे पृथ्वी के स्ट्रक्चर 3 पार्ट में हैं, जिसको पहले पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट, दूसरे को बोलते हैं मेंटल और तीसरे को बोलते हैं कोर। यानी सबसे ऊपरी परत जो है उसको क्रस्ट बोलते हैं और मध्य परत को मेंटल बोलते हैं और सबसे निचले अंदर की परत को हम लोग कोर बोलते हैं। तो उसी के बारे में समझना है यहाँ पे। द अर्थ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर लेयर, यानी पृथ्वी की सतह 3, पृथ्वी की स्ट्रक्चर बनावट 3 सतहों से मिलकर बनी है। पहला क्रस्ट है, भूपरपट्टी। द हार्ड एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर इज रेफर्ड टू एज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो क्रस्ट है तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी पार्ट है, सबसे ऊपरी और सबसे कठोर हिस्सा है, ठीक। रेफर टू एज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के क्रस्ट कहे जाते हैं, क्रस्ट। इट इज ए थिन लेयर, और ये पतले लेयर होते हैं, पतली सतह होती है पृथ्वी की। क्रस्ट इज कंपास टू लाइटेस्ट रॉक मटेरियल, और क्रस्ट में बहुत कम मात्रा में, हल्की मात्रा में मटेरियल यानी चट्टान मटेरियल पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है मेंटल। तो अंडर द क्रस्ट इज द मेंटल, क्रस्ट के भीतर मेंटल होते हैं। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत हो गया, ऊपरी लेयर हो गया सतह, उसके नीचे फिर मेंटल होते हैं। इट इज़ द सॉफ्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ मेंटल कंसिस्ट ऑफ डेंसर मटेरियल। दिया है कि ये जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट से ये सॉफ्ट होते हैं, इसका आंतरिक भाग सॉफ्ट होता है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है यानी बीच का भाग है। अब मेंटल कंसिस्ट ऑफ डेंसर मटेरियल, और जो मेंटल होते हैं वो कैसा मटेरियल, तो क्या होता है डेंसर कि सघन, यानी कि पृथ्वी के जो अंदर का पार्ट है, क्रस्ट के अंदर के पार्ट बिचल, उसमें सघन मटेरियल पदार्थ होते हैं, ठीक ना। और तो चलिए इसके बाद आगे, और ये पिघले अवस्था में रहते हैं, ये तो ठीक ही है, सॉफ्ट हैं इससे। और उसके बाद जो अगला है कोर, इसके बारे में देखिए। द इनर मस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर, यानी कि पृथ्वी के सबसे निचला, सबसे अंदर का सबसे भीतरी सतह जो होता है उसको हम कोर कहते हैं। विच मेड इज डेनेस्ट मटेरियल, इसमें और भी सघन मात्रा में पदार्थ होते हैं। कोर हैज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर, और कोर में बहुत अत्यधिक मात्रा में टेम्परेचर, तापमान होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे सारे चीज़ पिघले अवस्था में रहते हैं, तापमान, अधिक तापमान के कारण, ठीक। आगे चलते हैं, जो दिया है हु वाज ह्वेनसांग, ह्वेनसांग कौन थे, तो और व्हाट इज सिग्निफिकेंट, उनका महत्व क्या था यहाँ पे आने का, उसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे। तो ह्वेनसांग वाज ए चाइनीज ट्रेवलर, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थे। हु विजिटेड इंडिया थ्रू सिल्क रूट, जिन्होंने भारत रेशम के मार्ग द्वारा आए थे, विजिट किए थे रेशम मार्ग, जहाँ पे रेशम के व्यापारी, रेशम का व्यापार होता है, उसी रास्ते से ये भी यहाँ पे आए थे। कब आए थे, तो AD 627 टू 643, यानी कि 627 ईसा पूर्व से 643 ईसा पूर्व के बीच। ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर एंड ट्रांसलेटर, ये एक महान विद्वान और विद्वान के साथ ट्रांसलेटर, अनुवादक भी थे, यानी कि जो हिंदी था उसको चाइनीज कर देना, इंग्लिश कर देना, ठीक ना, ये ट्रांसलेट भी करते थे। टिल डेट हिज वर्क ऑन इंडिया इज वेरी सिग्निफिकेंट, और उस समय का इनका जो काम था, जो यहाँ पे काम किया, यानी कि आकर के जो यहाँ के सारा विस्तृत प्रस्तुत किए, उस सारे महत्व का है जो आज भी इनका महत्वपूर्ण है। और उसी से पता चलता है हम लोग का क्या चीज़, तो हिज बुक सियूकी डिस्क्राइब मेनी एस्पेक्ट ऑफ हर्षवर्धन रूल एंड सोसाइटी इन ग्रेट डिटेल, और उस समय के जो उनका बुक जो लिखे हैं सियूकी, उस बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ के बहुत सारे चीज़, क्या, तो उस समय जो राजा थे हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के समय का जो भी उनका सोसाइटी समाज था, जो भी राज्य काज शासन प्रशासन था, सबका बढ़िया से विस्तृत रूप से डिटेल किया हुआ है, विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं आगे क्वेश्चन किस तरह के हैं। आगे जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे। व्हेन एंड व्हेयर वाज नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी
कब और कहाँ स्थापित हुआ। ठीक, तो इसके बारे में इसका उत्तर देखें तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय कुमार गुप्त एंड 5th सेंचुरी AD इन बिहार। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में स्थापित किया गया। ठीक, कहाँ हुआ तो बिहार में। कब हुआ तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक ना, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह का जन्म होता है उनके काउंटिंग से 5 शताब्दी पहले। ठीक ना, यानी 500 साल पहले, जैसे कि अभी 2021 चल रहा है तो पहले तो 2000 ये, उसके बाद से फिर 500 साल और उधर, कितना पुराना, जो आज नालंदा खंडहर हो गया है। नालंदा विश्वविद्यालय केवल दर्शनीय स्थल के रूप में है कि इतिहास का एक खंडहर है, इसे हम देखें कि उस समय कैसा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो दूसरा क्वेश्चन, हु वर द भक्ति संत। भक्ति संत कौन थे तो देखिए यहाँ पे कबीरदास, रामानुजाचार्य, चार्य नहीं लिखा है, रामानुज केवल लिखा हुआ है, गुरु नानक, फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, TC वर द भक्ति संत। मिटा दे रहा था कि आप लोग फ्रेश दिखे, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा वीडियो का पॉज करके भी। तो भक्ति संत कौन कौन थे तो कबीरदास थे, रामानुज थे, उसके बाद गुरु नानक थे, फिर चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, ये सब भक्ति संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, व्हाट आर द 4 सीजन ऑफ इंडिया। भारत के 4 ऋतुएं कौन हैं, क्या हैं तो द 4 सीजन ऑफ इंडिया, भारत के 4 ऋतुएं विंटर, समर, मानसून एंड पोस्ट मानसून हैं। मतलब विंटर मतलब जाड़ा, ये समर गर्मी, मानसून मतलब बरसात, और पोस्ट मानसून यानी कि मानसून यानी बरसात के बाद वाला का मौसम को बोला जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट इसको ऊपर कर दे रहे हैं या कट लगा दे रहे हैं। चलिए सब मिट गए और उसके बाद यहाँ पे आ गए। थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं, एक बार में सारे ख़त्म हो जाएंगे शायद, नहीं फिर उसके ऊपर क्वेश्चन भी देखना है। चलिए ठीक है, यहीं से हम काम चला रहे हैं, इसको यहाँ बीच में कर दे रहे हैं, इसको तो हो ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क किसे बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है तो द मेन पर्पस ऑफ ए नेशनल पार्क इज टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द एरिया एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कि नेशनल पार्क क्या है तो उसका मुख्य कारण है, यही नेशनल पार्क का मुख्य विशेषता है कि अपने प्राकृतिक वातावरण को बचा के रखने के लिए, मतलब जिस एरिया में नेशनल पार्क बनेंगे उस एरिया के जो वातावरण होंगे नेचुरल शुद्ध होंगे, बच के रहेंगे। ठीक, उनका बचाव होगा। एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता को संरक्षित करेंगे। ठीक, तो इससे नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, वहाँ से यहाँ पर ऊपर देख लेंगे। उसके बाद व्हाट आर द 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग कौन हैं, क्या हैं तो द 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी कि विधायिका, ठीक, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं। विधायिका यानी जो कानून बनाते हैं सरकार, ठीक, फिर कार्य करते हैं उस पर, फिर न्यायपालिका न्याय दिलाते हैं, यही 3 चीज़ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज जिला परिषद। जिला परिषद क्या है तो चलिए जिला परिषद देखेंगे कि जिला परिषद क्या है, तो यहाँ ढक जा रहा है, इतना ही पे रखेंगे। जिला परिषद इसको ऊपर कर दे रहे हैं। द जिला परिषद इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। भारत में पंचायती राज का सबसे ऊंचा संस्थान है जिला परिषद, बस यही जानेंगे। जिला परिषद क्या है तो जिला परिषद भारत में पंचायती राज का सबसे ऊंचा संस्थान है। ठीक, पंचायती जो ग्राम पंचायत पे स्तर पे होते हैं, जो पंचायती चुनाव के साथ होते हैं, जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो देखेंगे, यहाँ पे चलिए दिया है कि व्हाट, ये तो हो गया, यह है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैप। डिफरेंट टाइप, विभिन्न प्रकार के मैप मानचित्र क्या हैं तो विभिन्न प्रकार के मानचित्र आप लोग देखें 2-3 तरह के होता है। पॉलिटिकल मानचित्र होता है, जियोग्राफिकल मानचित्र होता है,
आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ से यहाँ पे जो दिया हुआ है। द डिफरेंट टाइप ऑफ मैप आर फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड द मैट्रिक मैप। यानी कि फिजिकल मैप, जिसमें फिजिकल मैप में जिसको हम ज्योग्राफिकल मैप भी बोलते हैं, जिसमें भौगोलिक चीज़ दर्शाए जाते हैं, नदी हो गया, पर्वतीय, पहाड़, पठार, ये सारे चीज़ रहेंगे कौन कहाँ पर हैं। पॉलिटिकल मैप में एरिया सारे रहेंगे, कौन कहाँ पे कौन जगह है। और मैट्रिक मैप वो बोलते हैं किसी स्थान का वो निर्देशित मैप, किसी का विशेष, ठीक वो चीज़। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर इन इंडिया। व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम, मतलब भारत के किसान मेन समस्या से, मुख्य समस्या कौन से मुख्य समस्या से जूझ रहे हैं, क्या है उनका मुख्य समस्या, तो इसके बारे में देखेंगे। इसको ऊपर कर दे रहे हैं। द मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर इन इंडिया आर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, सीड, मैनर्स, फर्टिलाइजर एंड बायसीड्स, इरिगेशन, लैक ऑफ मैसिनेशन, उसके बाद सॉइल इरेशन, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल। ये सारे चीज़ों से जूझ रहे हैं भारत के जो किसान हैं, किन से फेस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए क्या है कि जो किसान प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, भारत के किसान, छोटे किसान जो खंडित भूमि, छोटे छोटे पार्ट के भूमि उन लोगों का है, जिनसे उन लोगों का बीज और उनको छोटे पार्ट के भूमियों के लिए बीज का व्यवस्था, उसके साथ साथ में खाद, उर्वरक, जैविक खाद या कोई भी उनको मशीन की कमी, मिट्टी अपर्दन, फिर उसके बाद मतलब मार्केटिंग, जो भी उनका उपज हुआ उसका मार्केटिंग, ये सारे चीज़ से उन लोग का कमी महसूस कर रहे हैं। सारे चीज़ की उन लोगों का असुविधा है, इस वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नगर पंचायत। नगर पंचायत का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। नगर पंचायत लुक्स आफ्टर वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, इंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट, अरेंजमेंट ऑफ सैनिटेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, उसके बाद डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल। तो ये सारे चीज़ नगर पंचायत के होते हैं, जो सबका देखभाल करना होता है। वाटर सप्लाई का यानी कि जल आपूर्ति का, ठीक, सुखाड़ का, बाढ़ का, ये सारा चीज़। उसके बाद से में रोड का निर्माण कराना, गलियों में लाइट लगवाना, ठीक, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, सारे चीज़ को खुलवाना, ये सारा चीज़ देखभाल करना होता है नगर पंचायत के काम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे है यहाँ पे, व्हाट आर 4 नोबेल ट्रूथ एज पर बुद्धिज्म। बौद्धों का 4 नेक्स्ट सत्य क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म देयर आर 4 नोबेल ट्रूथ, माने बुद्धिज्म के अनुसार 4 नेक सत्य हैं। देयर है आर एज फॉलो, जो निम्न प्रकार हैं। यहाँ पे देखिए जो ये सारे हैं। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिसरी एंड सॉरो, यानी कि जो ये संसार है, दुनिया है, दुखों से भरा हुआ है, ठीक। और उसके बाद दिया है द काउज ऑफ मिसरी एंड सॉरो इज डिजायर। सबका मतलब दुख क्या है कि सबका दुख इच्छा है, कि अपने इच्छा की किसी के पास कमी नहीं है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, यही सबसे बड़ा दुख है। मिसरी एंड सैरो कैन बी इंडेड बाई किलिंग द डिजायर। अब इस सारे दुख को, चिंताओं को अगर दूर किया जा सकता है अपनी चाह को, इच्छा को मार करके। नेक्स्ट है द डिजायर कैन बी किल्ड बाई फ्लोइंग द 8 फोल्ड पाथ। और ये 8 जो इनके गुण हैं, इन सारे गुणों को फॉलो कर करके, ठीक, और ये सारे चाह को मारा जा सकता है, इच्छाओं को। नेक्स्ट यहाँ पे है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस सेशन का पूरा का। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मानचित्र, बाहरी मानचित्र को दर्शाना है, जिसमें शो द 3 हिमालय रेंज, जिसमें 3 हिमालय रेंज दर्शाना है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो हिमाद्री देखिए यहाँ पे जो भारत का ऊपरी पार्ट है, जिसको उत्तर बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसको हिमाद्री बोलते हैं। बीच वाला जो पतला भाग दिया है जम्मू कश्मीर से ये पूरा लेकर के इसको यहाँ पे ला दे रहे हैं,
ये पूरा पार्ट ये इसको बोलते हैं हिमाचल और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं शिवालिक। ठीक, याद रखेंगे। अगर इसको हम स्टेट बाय विस्तृत करें तो ये ऊपर में है जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, फिर उसके उत्तराखंड पड़ेगा, फिर नेपाल का क्षेत्र पड़ते हैं, ऊपर में तिब्बत चीन पड़ता है, फिर उसके बाद यहाँ सिक्किम पड़ेगा, फिर उसके बाद ये असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ऐसे कर पढ़ के त्रिपुरा, नागालैंड इधर पड़ जाते हैं लास्ट में। तो ये सबसे ऊपरी पार्ट जो है, सबसे ऊपर का भाग जो है वो कौन सा है, तो हिमाद्री सबसे ऊपर का पार्ट। ये 1 नंबर जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 नंबर का जो लिखा हुआ है यहाँ फिगर में ऊपर में, वहाँ पे ये हिमाचल हो गया, 3 नंबर ये शिवालिक हो गया। चलिए, तो सेशन पूरा समाप्त हुआ। वीडियो के साथ बने रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, बारीकी समझते रहना है। इसको 1 बार 2 बार 3 बार देख करके प्रैक्टिस करते रहना। चलिए फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।